हाय, आपको अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो रूलर्स ने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई थी वो क्या सोच के बनाई थी, क्या ध्यान में रख के बनाई थी और कितना टफ था उस समय ये सब बनाना। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से आज जानेंगे। आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये फिगर है कुतुब मीनार की। ये 5 स्टोरी मतलब ऊंचा है। अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन आपको दिखेंगे फर्स्ट बालकनी में। इसका जो अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर जो बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी का जो है बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा लगभग 1229 में। बाद के सालों में हम देखते हैं कि ये डैमेज हो गया था लाइटनिंग और अर्थक्वेक के कारण, और फाइनली जो है इसे रिपेयर किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा। इसमें जो आप इंस्क्रिप्शन देख रहे हैं ये अरेबिक में है, और इसमें जो आप सरफेस देख रहे हैं मीनार का वो काफ़ी कर्व और एंगुलर है। आप समझ ही सकते हैं कि उस समय जो है इंस्क्रिप्शन जो है करना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए था। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन होगा वही ये टास्क कर पाता होगा। हमें इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बहुत ही कम बिल्डिंग जो है वो स्टोन और ब्रिक की बनाई गई थी आज से 800 साल पहले। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब ये बनाया गया होगा तो उस समय वो कितना बड़ा वंडर होगा उन लोगों के लिए, कितना आश्चर्यचकित किया होगा उस समय के राजा के लिए या रूलर के लिए जो भी ये देखा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 8 और 18 सेंचुरी के बीच में जो किंग और उसके ऑफिसर्स जो हैं जो स्ट्रक्चर बनवाते थे वो 2 तरह के होते थे। तो कौन कौन से होते हैं ये पहले देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन किए जाते थे उसमें क्या इंजीनियरिंग स्किल इन्वॉल्व थी। फिर हम देखेंगे कि जो टेम्पल्स, मॉसेक्स और टैंक्स बनाए गए थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। फिर हम देखेंगे कि टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया गया। फिर हम देखेंगे कि जो गार्डन, टॉम्स और फोर्ट्स बनाई गई थी वो क्या सोच के बनाई गई थी। और फाइनली हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उससे जो है रीजन और एम्पायर पर क्या फ़र्क पड़ा। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 8 और 18 सेंचुरी के बीच में जो किंग और उसके ऑफिसर्स जो होते थे वो स्ट्रक्चर बनाते थे वो जनरली 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते थे? तो अगर पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में वो बनाते थे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन रेसिडेंसेस और टॉम्स, जो कि काफ़ी सेफ और प्रोटेक्टेड होते थे। मतलब ये क्या करते थे, किले, महल ये सब बनवाते थे और ये काफ़ी सेफ और प्रोटेक्टेड होता था। अगर सेकेंड टाइप की बात करें तो ये वो स्ट्रक्चर होते थे जो पब्लिक एक्टिविटी के लिए होते थे, जैसे टेम्पल्स, मॉसेक्स, टैंक्स, वेल्स। अगर हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारे बाजार्स होते थे, तो ये उनके लिए बनवाए जाते थे। किंग से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो है अपने लोगों का ध्यान रखेंगे, और इसके लिए वो क्या करते थे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते थे ताकि वो इसका यूज कर सके और इसका कंफर्ट उठा सके एक तरह से। और इसके साथ ही जो है रूलर ये उम्मीद करते थे कि वो इसके लिए वाहवाही मिलेगा उनको। और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऐसा नहीं था सिर्फ ये किंग के द्वारा ही होता था, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो मर्चेंट्स भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे। वो भी जो है टेम्पल्स को बनाते थे, मॉसेक को बनाते थे और वेल्स को बनाते थे। हालांकि हमें ध्यान रखना है कि ये जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, मतलब कि हवेली जो होता था मर्चेंट्स का, ये सर्वाइव किया हुआ है 18 सेंचुरी से लेके। अब हम बात करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन हुई थी उसमें क्या इंजीनियरिंग स्किल थी। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स हमें मिलते हैं ये हमें एक तरह से दिखाते हैं कि उस समय का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं रूफ का। तो अगर अगर मान लीजिए हमें जो है कोई 4 वॉल्स अगर आसपास से अगर चारों तरफ का देख ले, तो अगर हमें उस पर कुछ बनाना है तो हम आराम से जो है वुडन बीम लगा के या एक तरह से स्टोन का जो है स्लैब लगा के हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन यही टास्क अगर हम बात करें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कब हो जाएगा, जब हमें बहुत ही बड़ा रूम में एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर बनाना होगा। और इसके लिए क्या होगा, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही उम्दा जो है अगर हम बात करें स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके हम एक तरह से रूफ वाला काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। हम 7th और 10th सेंचुरी के बीच में देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे रूम्स, डोर्स और विंडोज़ को जो है बिल्डिंग में एक तरह से ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। इस समय जो है जो रूफ या डोर या विंडो जो भी बनाया जाता था वो एक हॉरिजॉन्टल बीम रखा जाता था 2 वर्टिकल कॉलम पर, और इस स्टाइल को बोलते थे ट्रेबिएट या फिर कॉर्बोएल भी बोलते थे। ये जो ट्रेबिएट स्टाइल था ये 8th और मतलब बात करें 13th सेंचुरी के बीच में अगर हम बात करें काफ़ी यूज किया गया। किसके कंस्ट्रक्शन के लिए?
टेम्पल्स के, मॉसेक के, टॉम्स के, और कोई भी बिल्डिंग जो कि अटैच होता था बहुत सारे स्टेप्ड वेल से। अब हम बात करेंगे टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो कि अर्ली 11वीं सेंचुरी में हुई थी। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि कंदरिया महादेव ये टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है शिव भगवान को, और ये कंस्ट्रक्ट हुआ था 999 एडी में। और किसके द्वारा? तो किंग धनगा देवा के द्वारा। तो धनगा देवा के द्वारा ये एक तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि चंडेला डायनेस्टी के थे। इसमें जो है एक गेटवे है एंट्रेंस के लिए, और उसके बाद एक मेन हॉल है जिसे महामंडप बोलते हैं, जहाँ पर मतलब कि डांसेज जो है परफॉर्म होती थी। जो चीफ डाइटी है उसका इमेज जो है वो रखा जाता था श्राइन में, जिसे हम गर्भगृह बोलते हैं। ये वह प्लेस है जहाँ पर जो है रिचुअल और भगवान को एक तरह से पूजा अर्चना की जाती है किंग के द्वारा और उसके इमीडिएट फैमिली के द्वारा, और यहाँ पर उसके अलावा प्रीस्ट जो है गैदर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो खजुराहो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे रॉयल टेम्पल्स हैं जहाँ पर कॉमन लोगों को एक तरह से एंट्री नहीं अलाउ होता था, और टेम्पल्स को जो है बहुत ही अच्छे से सजाया जाता था बहुत सारे स्कल्पचर्स के थ्रू। तो ये तो था कंडरिया महादेव टेम्पल के बारे में। अब हम बात करेंगे राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में जो कि थंजावुर में है, और इसके पास जो है सबसे ऊंचा, अगर हम बोले टॉलेस्ट मतलब शिखर जो है जितने भी उस समय के टेम्पल्स थे। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि उस समय जो है क्रेन्स नहीं होते थे। आज जो है क्रेन्स जो है एक जगह से उठा के मतलब बहुत भारी सामान जो है दूसरी जगह रख देता है, लेकिन उस समय कोई क्रेन्स तो थे नहीं। तो 90 टन का जो हम स्टोन देख रहे हैं उसके टॉप पर, जो शिखर पर हम देख रहे हैं, वो बहुत ही भारी है और उसे मैनुअली ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आर्किटेक्ट ने क्या किया कि एक इंक्लाइन पाथ बनाया जो कि टॉप जो है टेम्पल से वो नीचे तक आता था, और इस बड़े से पत्थर को रोल करके जो है ऊपर तक ले गया था। और इसके ले जाने के लिए जो हम सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पाथ बनाया गया होगा, लगभग 4 किलोमीटर का पाथ बनाया गया। तो हम समझ सकते हैं कितना मतलब कि टाइम लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। और एक बार जब टेम्पल बन जाता था तो ये जो मतलब कि एक तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ था जो रोल करने के लिए, उसे जो है एक तरह से हटा दिया जाता था। लेकिन वहाँ के जो लोग होते थे वो इससे मतलब बनते हुए जब इसको देखते थे तो इसको जो है बहुत ही लंबे समय तक याद में रखते थे। इवन आज तक अगर हम देखें तो विलेज जो भी इसके आसपास टेम्पल के हैं वो अभी भी इसे जो है चारू पालम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन। तो अगर हम बात करें तो 12वीं सेंचुरी में हमें 2 टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट हमें नोटिस में आते हैं। पहला तो हमें देखने को मिलता है सुपर स्ट्रक्चर जो कि डोर या विंडो पर बनाया जाता था, मतलब आर्चेज के फॉर्म में। इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को हम बोलते थे आर्कुएट। अगर सेकेंड डेवलपमेंट की बात करें तो इस समय जो है लाइमस्टोन सीमेंट का बहुत ही मतलब लार्ज स्केल पर यूज होने लगा कंस्ट्रक्शन के लिए। ये जो होता था काफ़ी हाई क्वालिटी का सीमेंट होता था, जिसे अक्सर जो है मिक्स किया जाता था स्टोन चिप्स के साथ, और फिर जो है इसको हार्डन करके जो है कंक्रीट में मिला दिया जाता था। और ये जो है कंस्ट्रक्शन को अगर हम बात करें बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ही ईजियर और फास्टर बना देता था। तो ये दो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि हमें 12वीं सेंचुरी में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं। अगर आर्चेज की कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो हमें अलाई दरवाज़ा में देखने को मिल सकता है, फिर से कुव्वत अल इस्लाम मौसिक में देखने को मिल सकता है जो कि दिल्ली में हमें मिल जाएगा। उसके अलावा जो है इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये पेंटिंग है अकबरनामा से मतलब एक तरह से लिया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वाटर गेट का आगरा फोर्ट पर। तो इस फिगर में हमें साफ जो है एक तरह से हमें डेवलपमेंट दिखता है। अब हम बात करेंगे कि जो टेम्पल, मॉसेक और टैंक्स बनाए गए थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उस समय के जो टेम्पल और मॉसेक होते थे वो काफ़ी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों का वर्शिप का वो जगह था, और जो रूलर होते थे उस समय के वो जो है इन टेम्पल और मॉसेक को बहुत ही खूबसूरत बना के अपना पावर, वेल्थ और जो है डिवोशन वो दिखाना चाहते थे, ताकि उनका इन्फ्लुएंस जो है बहुत जगह हो और लोग उनकी वाहवाही करें। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं राजराजेश्वर टेम्पल। एक इंस्क्रिप्शन है जो मेंशन करता है कि ये बनाया गया था किंग राजराज देवा के द्वारा, और किसकी वर्शिप के लिए? राजराजेश्वरम के वर्शिप के लिए, जो उनका भगवान था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूलर और भगवान के नाम काफ़ी सिमिलर देखने में लगते हैं। क्यों? उस समय जो होते थे किंग वो भगवान का नाम लेते थे एक तरह से, मतलब एक तरह से अपना नाम जो है भगवान की तरह रख लेते थे, या फिर अपने नाम को ही भगवान जैसा बना देते थे, क्योंकि ये शुभ होता था
और वो जो है वो चाहते थे कि वो अपीयर हो भगवान की तरह, मतलब अपने लोगों के सामने। तो वो रिचुअल्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि वो दिखाना चाहते थे कि एक भगवान जो है दूसरे भगवान को एक तरह से इज्जत दे रहा है। जितने भी हम बड़े बड़े अगर हम टेम्पल देख रहे हैं वो सारे जो हैं किंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और अगर हम बात करें जो लेसर डाइटीज होती थी टेम्पल में, वो जो जो भगवान या मतलब कि हम मतलब कि एक तरह से देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, वो एलाइज या सबॉर्डिनेट होते थे रूलर के, उनको मतलब कि एक तरह से दिखाया जाता था। तो हम यहाँ साफ देख के समझ सकते हैं कि टेम्पल क्या था, एक तरह का मिनिएचर मॉडल था पूरे दुनिया का, जो दिखाता था कि जो है किंग और उसके एलाइज के द्वारा जो है इसे रूल किए जाते हैं। चूंकि वे जो है पूजा पाठ जो भी करते थे अपने डाइटीज़ का, वो साथ में करते थे रॉयल टेम्पल्स में, तो वो ऐसा मतलब कि दिखाना चाहते थे कि जैसे ये ऐसा लगे कि वो जो है जो भगवान का एक तरह से मतलब रूल होता है वो एक तरह से पृथ्वी पर मतलब कि कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम सुल्तान की बात करें तो ये कभी भी ये क्लेम नहीं करते थे कि ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन जो पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल होते थे, मतलब इतिहासकार जो होते थे, वो जो है सुल्तान को डिस्क्राइब करते थे कि ये शैडो ऑफ गॉड है, मतलब भगवान की परछाई है। हमें एक मतलब अगर बात करें इंस्क्रिप्शन मिला है कुव्वत अल इस्लाम मौसिक में, जो कि एक्सप्लेन करता है कि भगवान ने जो है अलाउद्दीन को चूज किया था राजा, क्योंकि उसमें जो है क्वालिटीज़ थी मोसेस और सोलोमन की, जो कि ग्रेट लॉ गिवर थे, मतलब कि पहले के ज़माने में। तो यहाँ पर हम इंस्क्रिप्शन में देख के समझ सकते हैं कि वो बताना चाहते थे कि अलाउद्दीन में जो है मतलब कि एक तरह से लॉ गिवर का अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। और हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट लॉ गिवर कौन होते हैं, तो वो होते भगवान खुद। तो वो दिखाना चाहते थे कि वो एक तरह का भगवान का परछाई है। यही सब कारण देख के हम समझ सकते हैं कि जितनी भी न्यू डायनेस्टी आती थी पावर में, उसके जो राजा होते थे वो हमेशा चाहते थे कि वो बताएं एक तरह से कि उनका जो है एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार है रूलर होना, मतलब कि वो राज करेंगे। और यही कारण हम देख सकते हैं कि जितने भी जो रूलर होते थे वो बहुत सारा अगर हम बात करें तो एक तरह से टेम्पल्स या फिर मौसेक ये बनवाते रहते थे, ताकि वो मतलब एक तरह से प्रोक्लेम कर सके, मतलब कि एक तरह से बता सके कि उनका जो है क्लोज रिलेशनशिप है भगवान के साथ। और वो इसलिए करते थे ताकि उनका इम्पोर्टेंस बना रहे, क्योंकि जो है पॉलिटिकल चेंज होते रहते थे बहुत ही तेज़ी से। रूलर जो है इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे लर्नेड जो मेन होते थे, बहुत ही जानकार जो होते थे, उनको जो है संरक्षण भी देते थे अपने राज्य में, ताकि जो है वो अपने कैपिटल को एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके, किसमें, ग्रेट कल्चर सेंटर के रूप में, ताकि जो है वो उनके लिए फेम लेके आए और उनका जो रूल हो वो हर जगह बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत ही मान के साथ मान लिया जाए। इसी समय में किंग जो है और भी बहुत सारे काम करते रहते थे जिससे उन्हें फेम आए। जैसे कि वो जानते थे कि प्रीसियस वाटर का अवेलेबल करवाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वो बहुत सारे टैंक्स बनवाते थे, रिजर्वायर बनाते थे, और इसके लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेज मिलता था, बहुत ही ज़्यादा वाहवाही मिलता था। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सुल्तान इल्तुतमिश ने यूनिवर्सल मतलब कि अगर हम बात करें रिस्पेक्ट गेन किया था, किस लिए, तो उन्होंने एक लार्ज रिजर्वायर मतलब कंस्ट्रक्ट किया था मतलब कि दिल्ली ए कुहना के बाहर में, और इसे इसे बोलते क्या थे, हौज ए सुल्तानी, जिसका मतलब होता था किंग्स रिजर्वायर। तो हम समझ ही सकते हैं कि ये बनवा के ऐसा नाम भी रखते थे ताकि जो है इनको बहुत ही प्रेज मिले अलग अलग जगह से। और यही कारण है कि जो रूलर जो है अक्सर जो है अगर हम बात करें तो टैंक और रिजर्वायर बनाते रहते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा, ताकि जो है कॉमन लोग जो है उसका यूज कर सके। और कभी कभी तो ये जो है टैंक और रिजर्वायर वो टेम्पल या मौसिक में के आसपास या उसी के अंदर में बना देते थे। जैसे कि हम जामा मस्जिद में देख सकते हैं कि एक स्मॉल टैंक वहाँ पर है, फिर से हम गुरुद्वारा में देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमें दिख जाएगा एक तरह से। तो ये तो हमने देखा कि आखिर जो है वो इतने टेम्पल मौसिक ये सब क्यों बनवाते रहते थे। तो बेसिकली बनाने का क्या कारण था, सिंपल, एक तरह से प्रेज वो गेन कर सके। अब हम बात करेंगे कि आखिर जो है ये टेम्पल जो है टारगेटेड क्यों हुए, मतलब क्यों जो है रूलर्स जो हैं दूसरे रूलर्स जो है टारगेट करते थे टेम्पल्स को। तो हम पहले ही से जानते हैं कि किंग जो है ये टेम्पल्स बनाते क्यों थे, ताकि वो अपना पावर दिखा सके, अपना वेल्थ दिखा सके। और यही कारण है कि जब कोई दूसरा देश जो है इन पर अटैक करता था और इन्हें एक तरह से मतलब कि हराना चाहता था, नीचे गिराना चाहता था, तो वो जो है इन जो है एक तरह से टेम्पल को अटैक करता था हमेशा।
अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अर्ली 9th सेंचुरी में हम देखते हैं कि पांड्या किंग, जिसका नाम था श्री वल्लभ, उसने क्या किया था, श्रीलंका में इन्वेड कर दिया था और जो है वहाँ के जो किंग थे उनको हरा दिया था। उस समय के जो इतिहासकार थे वो बताते हैं कि जब उसने हराया एक तरह से किंग सेनावन को, तो उसने जो है जितने भी वैल्यूएबल, जितने भी मतलब अच्छी चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया। जैसे कि स्टेच्यू जो थे बुद्धा के, जो कि पूरे गोल्ड के बने हुए थे, उसको जो है एक तरह से हम देखते हैं कि रिमूव कर दिया गया। फिर से बहुत सारे और भी गोल्डन इमेजेस थे, उन सबको उसने सीज कर लिया था। और हम समझ ही सकते हैं कि ये जो टेम्पल होते थे ये उनके लिए प्राइड की बात होती थी। और यही कारण है कि जब नेक्स्ट सिंघालाज रूलर सेना 2 आए तो उन्होंने भी एक तरह से ऑर्डर दिया अपने जनरल को कि तुम जाओ और मदुरई को एक तरह से इन्वेड कर लो, जो कि पांड्यास का कैपिटल था। और इतिहासकार बताते हैं कि उसने कोशिश किया कि जो भी जो है एक तरह से मतलब प्रेस्टीज घटा था उस मंदिर को बर्बाद करके उसे जो है वापस जो है खोज के, और जो भी चीज़ गोल्ड स्टेच्यू जो भी बुद्धा के थे उसको वापस ला के और उसको फिर से पहले जैसा किया जा सके। इसी तरह से और एग्जाम्पल की बात करें तो अर्ली 11th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो चोला किंग राजेंद्र वन थे, उन्होंने शिवा टेम्पल बनाया और अपने जो इस मतलब कि एक तरह से अपने कैपिटल में इन्होंने पूरा जो है इसे फिल कर दिया था प्राइज स्टेच्यू से, जो कि उन्होंने सीज किया था बहुत सारे रूलर को हरा के। इसमें कहा जाता है कि सन पेडेस्टियल जो है चालुक्यास का उन्होंने ला के इसमें रखा था। फिर से गणेश जी के स्टेच्यू इसमें रखे गए थे। फिर से और भी बहुत सारे स्टेच्यू जो थे दुर्गा माता के, उनको भी यहाँ इसमें रखा गया था। नंदी का स्टेच्यू भी जो है ईस्टर्न चालुक्या से लाया गया था, उसको भी यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा जो है एक इमेज जो है भैरव का भी और भैरवी का भी हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। राजेंद्र वन के टाइम पे ही अगर हम बात करें तो सुल्तान महमूद जो है गजनी का, वो भी जो है सब कॉन्टिनेंट में आया और उसने जो है अटैक किया बहुत सारे टेम्पल्स पर और जो है किंग को हराया और उनके जितने भी वेल्थ आइडल्स थे इनको जो है उसने लूट लिया। अगर सुल्तान मोहम्मद की बात करें तो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था उस समय का, नहीं, वो इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, लेकिन जो है वो इन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके, और स्पेशली अगर हम बात करें सोमनाथ को, वो चाहता था कि वो मतलब कि एक तरह से क्रेडिट, ताकि वो ग्रेट हीरो जो है इस्लाम का वो इसका क्रेडिट ले ले। और यही कारण है जो है उसने जो है बहुत सारे टेम्पल को लूटा ताकि वो जो है वो क्रेडिट ले सके कि वो एक ग्रेट हीरो है इस्लाम का। हम देख सकते हैं उस समय एक तरह का पॉलिटिकल कल्चर बन गया था मिडिल एजेज में, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द रूलर जो है अपना जो है पॉलिटिकल माइट और मिलिट्री सक्सेस जो है वो दिखाते थे अटैक करके और लूट के जो भी प्लेसेज होते थे वर्शिप के। तो हमने देखा कि यही कारण था कि आखिर क्यों जो है टेम्पल पर अटैक होते थे। अब हम बात करेंगे गार्डन्स की, टॉम्ब्स की और फोर्ट्स की। तो मुगल के अंदर में जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और स्पेशली जो शाहजहां था वो काफ़ी पर्सनली इंटरेस्टेड था लिटरेचर में, आर्ट में और आर्किटेक्चर में। अपने ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने डिस्क्राइब किया है कि उसका काफ़ी इंटरेस्ट था प्लानिंग में, फॉर्मल गार्डन्स की, और वो जो गार्डन्स होते थे वो उसका जो इंक्लोजर होता था वो रेक्टेंगुलर होता था और उसे जो है 4 मतलब पार्ट में एक तरह से डिवाइड किया जाता था, और किसके थ्रू? आर्टिफिशियल चैनल के थ्रू। ये जो गार्डन होते थे इसे चार बाग बोलते थे, 4 गार्डन। क्यों? क्योंकि ये जो डिवीजन होता था क्वार्टर में ये काफ़ी सिमेट्रिकल होता था, मतलब काफ़ी बराबर मतलब भाग में वो बांटते थे। हम इस पेंटिंग को देख सकते हैं, ये 1590 की है, जहाँ पर बाबर जो है एक तरह से सुपरवाइज कर रहा है वर्कर को कि वो 4 बाग को कैसे बनाएंगे काबुल में। हम देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छे से डिज़ाइन बनाई गई है चैनल के थ्रू। ये जो 4 बाग की बनाने की प्रक्रिया थी अगर स्टार्ट हुई थी अकबर के थ्रू, और अगर हम बात करें मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग की तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था जहांगीर के द्वारा और शाहजहां के द्वारा, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में। अकबर के समय काल में बहुत सारे अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल इनोवेशन हुए थे। अगर हम देखें तो इंस्पिरेशन के लिए अगर हम बात करें तो अकबर का जो आर्किटेक्ट था उसे टर्न कर दिया गया था टॉम्ब में। और किसका टॉम्ब में? तो सेंट्रल एशियन एंसेस्टर जो कि तैमूर का, क्योंकि इस पर वो काफ़ी गर्व करते थे। तो ये जो सेंट्रल टावरिंग डोम और टॉल गेटवे था ये एक तरह का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया था मुगल के आर्किटेक्चर का, और ये पहली बार हमें विजुअल हुआ था हुमायूं के टॉम्ब में। ये जो टॉम्ब था इसे प्लेस किया गया था सेंटर में, जो कि यह 4 बाग का मतलब अगर हम बात करें एक बनाया गया था 4 बाग, उसके सेंटर में इसे रखा गया था। और इसे बनाया गया था अगर हम बात करें तो
ट्रेडिशन जो जिसे बोलते थे एट पैराडाइज, जिसका मतलब होता था हस्त बिहिस्त। इस ट्रेडिशन में होता क्या था कि एक सेंट्रल हॉल होता था और उसे जो है सराउंड करता था 8 रूम। ये जो बिल्डिंग होता था इसे जो है रेड स्टोन से बनाया जाता था और इसका जो एज जो है वो व्हाइट मार्बल का होता था। ये शाहजहां का ही समय था जब बहुत सारे एलिमेंट जो है मुगल आर्किटेक्चर को उसको फ्यूज करके और एक ग्रैंड टाइप का बनाया गया था। उसके समय काल में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन हुए थे और स्पेशली कहाँ हुए थे, आगरा और दिल्ली में। जो सेरेमोनियल हॉल होते थे पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, जिसे दीवाने खास ओ आम बोलते हैं, वो काफ़ी केयरफुली प्लान किए गए थे। ये जो है लार्ज कोर्टयार्ड के अंदर में होते थे और ये इस कोर्ट को जो है एज ए डिस्क्राइब किया जाता था कि ये चिहिल सुतून है, मतलब 40 पिलर्ड हॉल है। शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था वो उसे जो है स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था ऐसे जैसे वो रिजेंबल हो मौसिक की तरह। उसका जो पेडेस्टल होता था जिस पर जो है थ्रोन को रखा जाता था वो फ्रिक्वेंटली जो है एक तरह से डिस्क्राइब किया जाता था एज अ किबला। किबला क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है जिसको फेस करके मुस्लिम जो है प्रेयर करते हैं। तो जब भी कोर्ट का मतलब एक तरह से सेशन होता था तो सभी लोग जो होते थे वो उसी डायरेक्शन में फेस करके बैठते थे और यही कारण है इसे डिस्क्राइब किया जाता था एज अ किबला। और इन आर्किटेक्चर फीचर से हम साफ देख सकते हैं कि जो आइडिया था किंग का वो दिखाने का था कि वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का और वो भी पृथ्वी पर। अगर हम बात करें कनेक्शन का बिटवीन रॉयल जस्टिस और इंपेरियल कोर्ट का तो ये इम्फेसिस किया गया था शाहजहां के द्वारा अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट में जो कि रेड फोर्ट दिल्ली में है। जो इंपेयर का थ्रोन होता था उसके पीछे जो है एक सीरीज ऑफ पिटाडूरा को रखा जाता था जो कि डिपिक्ट करता था लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस को, जो कि प्ले कर रहे हैं लूट मतलब वीणा। और ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का जो म्यूजिक होगा वो जो है शांत करेगा उन असभ्य लोगों को, क्रूर लोगों को, और उनको जो है एक साथ रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था शाहजहां का ऑडियंस हॉल, इसका मेन एम यही था कि वो कम्युनिकेट कर सके किंग का जस्टिस और ये मतलब एक तरह से बता सके कि जो किंग का जस्टिस है वो हाई और लो मतलब बड़े और छोटे लोगों दोनों को वो है इक्वल ट्रीट करता है और एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जा सके जहां पर सभी लोग जो है हार्मोनी के साथ रह सकें। शाहजहां के शुरुआत के दिनों में अगर हम बात करें तो उसका कैपिटल था आगरा में, एक ऐसा सिटी जहां पर जो है नोबिलिटी ने क्या किया था कि कंस्ट्रक्ट किया था अपना घर ये रिवर यमुना के बैंक पर। और ये जो होते थे ये 4 बाग जो फॉर्मेट से गार्डन बनाए जाते थे वैसे ही होते थे और ये मिडिल में होते थे। और जो 4 बाग गार्डन होता था इसमें कुछ वेरिएशंस हुए थे, ये पहले जैसे एकदम नहीं थे। इन्हें जो बोला जाता था इन्हें बोला जाता था रिवर फ्रंट गार्डन, क्योंकि जो इसमें आवास स्थान होता था वो मिडिल में नहीं होता था, वो एज पर होता था जो कि बैंक ऑफ द रिवर के काफी क्लोज होता था। शाहजहां ने इस जो रिवर फ्रंट गार्डन को है इसे अडॉप्ट किया था क्योंकि ये एक तरह का लेआउट था ताजमहल की तरह, जो कि उसका जो है ग्रैंडेस्ट अगर हम बात करें सबसे अच्छा आर्किटेक्चरल एकम्प्लिशमेंट था शाहजहां का अपने शासनकाल में। यहां पर जो व्हाइट मार्बल का जो मकबरा होता था उसे जो है प्लेस किया जाता था टेरेस पर और जो है वो एज रिवर के एज में होता था और जो गार्डन होता था वो साउथ में होता था। शाहजहां ने इस मतलब आर्किटेक्चरल फॉर्म को इसलिए डेवलप किया था ताकि वो कंट्रोल कर सके एक्सेस जो है नोबल का जो कि रिवर पर होता था। न्यू सिटी जो कि शाहजहानाबाद था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था दिल्ली में इसके द्वारा, उसमें जो है इंपेरियल पैलेस जो है एक तरह से कमांड करता था रिवर फ्रंट को और सिर्फ जो है स्पेशली फेवर्ड नोबल जैसे कि उसका बेटा हो जैसे जिसका नाम था दारा सिरोक, सिर्फ उसे ही एक्सेस दिया गया था रिवर का। और जितने भी थे एक तरह से मतलब कि अगर हम बात करें जितने भी लोग और घर बनाते थे वो जो है रिवर यमुना से दूर घर बनाते थे। तो इस तरह से शाहजहां ने एक तरह से कंट्रोल कर लिया था रिवर यमुना के आसपास के एरिया पर और नोबिलिटी का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी कम हो गया था। अब हम बात करेंगे रीजन और एम्पायर की। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था 8th और 18th सेंचुरी के बीच में हम देख रहे हैं कि कंसिडरेबल जो है शेयरिंग ऑफ आइडियाज स्टार्ट हो गया था रीजन के बीच में, मतलब ट्रेडिशन जो है एक रीजन का जो है दूसरे रीजन के द्वारा अडॉप्ट किया जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले विजयनगर एम्पायर को तो उसमें हम देखते हैं कि एलिफेंट स्टेबल जो कि एक तरह का बिल्डिंग होता था वो रूलर का वो बनाया जाता था, वो काफ़ी स्ट्रांगली अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस था किस स्टाइल को, तो वो बगल के मतलब अगर हम बात करें एडजॉइनिंग जो सुल्तानपुर जो था बीजापुर का और गोलकोंडा से उससे काफ़ी इंस्पायर्ड था।
अदर एग्जाम्पल की बात करें तो वृंदावन में हम जो मथुरा के बगल में है वहाँ पर जो हम टेम्पल देखेंगे वो कंस्ट्रक्ट किया गया है और उसका जो आर्किटेक्चरल अगर स्टाइल की बात करें तो वो काफ़ी सिमिलर है मुगल के पैलेस से जो कि फतेहपुर सिकरी में है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें ये जो है एक तरह का इंटीरियर मतलब डिज़ाइन है एक तरह से अगर हम मतलब देखें तो ये टेम्पल गोविंद देव जो टेम्पल है उसका है वृंदावन में 1590 में एक तरह से बनाया गया था। और ये जो टेम्पल है ये जो है रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दो आपको दिख रहे होंगे इंटरेस्टिंग आर्चेज ये जो है काफ़ी हाई सीलिंग रूप में बनाए गए हैं। और ये जो स्टाइल आर्किटेक्चर है ये लिया गया है नॉर्थ ईस्ट ईरान से और ये जो है यूज किया गया था फतेहपुर सिकरी में। तो हम देखते हैं कि ये जो क्रिएशन हुआ था लार्ज एम्पायर जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे डिफरेंट रीजन को जो है अपने रूल के अंदर लाया गया था, ये एक तरह से हेल्प करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे का आर्टिस्टिक फॉर्म जो होता है वो अपनाते हैं दूसरे दूसरे रीजन में और आर्किटेक्चरल स्टाइल भी एक तरह से वो लोग अपनाते हैं। और अगर मुगल रूलर की बात करें तो ये काफ़ी स्किल्ड थे एडेप्ट करने में इन रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपने कंस्ट्रक्शन जो भी वो करते थे अपने बिल्डिंग का। जैसे कि एग्जांपल ले ले बंगाल में, तो वहाँ पर जो लोकल रूलर थे उन्होंने डेवलप किया था एक रूफ को जो कि एक तरह से रिजेंबल करता था थैच्ड हट की तरह, जो कि एक फूस का मतलब अगर हम बात करें झोपड़ी होता है। मुगल्स ने अगर हम बात करें तो बांग्ला डोम उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जो है अपने आर्किटेक्चर में इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और भी हमें काफ़ी एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं मुगल एम्पायर में, जैसे हमें दिखेगा कि अदर रीजन्स का जो है एक तरह से इम्पैक्ट हमें साफ देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें अकबर का कैपिटल ले ले फतेहपुर सिकरी में, तो उसमें भी हम देखेंगे कि बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो इन्फ्लुएंस दिखाते हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल किसका, गुजरात और मालवा का। हम आगे भी देखने को मिलता है कि अथॉरिटी जो है मुगल एम्पायर का वो धीरे धीरे घटते रहता है 18th सेंचुरी में, लेकिन आर्किटेक्चरल स्टाइल जो डेवलप किया गया था हम देखते हैं उसके पैट्रोनेज में वो जो है कॉन्स्टेंटली यूज किया जाने लगा और भी अदर रूलर्स के द्वारा जो कि जो है अपना किंगडम बसा रहे थे आगे जाके। चैप्टर को ख़त्म करने से पहले हम ये इमेज देख सकते हैं, ये एक डेकोरेटेड पिलर है जो हमें साफ देखने को मिल जाएगा जोधाबाई पैलेस में जो कि फतेहपुर सिकरी में है। और ये जो है आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन जो है गुजरात रीजन का है। तो हम साफ देख सकते हैं कि हमें एक रीजन का जो है इन्फ्लुएंस दूसरे रीजन में हमें साफ देखने को मिलता है। और ये मुगल राज में जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल का काफ़ी मतलब कि एक तरह से चलन था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और चैप्टर को ख़त्म करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें मतलब इस चैप्टर में हमें एक्स्ट्रा क्या जानने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे चर्चेज के बारे में जो कि काफ़ी मतलब कि हाई होते थे और ऐसा लगता था कि वो स्काई को टच कर दिए हैं। तो 12th सेंचुरी के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे अटेम्प्ट होते हैं फ्रांस में ताकि हम चर्चेज को बनाएं जो कि काफ़ी लंबे हो और काफ़ी हल्के हो, जो कि पहले वाले बिल्डिंग से काफ़ी अलग थे। ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था इसे बोलते हैं गोथिक स्टाइल। और इसमें अलग क्या था, क्योंकि इसमें जो आर्चेज होते थे वो काफ़ी पॉइंटेड होते थे। इसमें जो है स्टेन ग्लास का यूज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है पेंट किया जाता था, सीन्स लिए जाते थे बहुत सारे बाइबल से। इसके अलावा ये जो मतलब चर्चेज होते थे इसके बहुत बड़े बड़े मतलब चोटी टाइप के होते थे, मतलब कि बहुत ही ऊंचे होते थे। और ये जो बेल टावर्स होते थे ये काफ़ी मतलब कि दूर से ही दिख जाते थे। और वन ऑफ द बेस्ट अगर हम नोन एग्जाम्पल हम जानना चाहते हैं कि ये आर्किटेक्चरल स्टाइल का हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये चर्च हमें देखने को मिलेगा नोट्रे डेम जो कि पेरिस में है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था बहुत साल मतलब कि पहले, मतलब सेवरल डिकेड पहले। और ये अगर हम बात करें कब लगभग हुआ होगा तो लगभग 12th और 13th सेंचुरी के आसपास मतलब एक तरह से बना होगा। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो या कोई भी टर्म और आप अच्छे से जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब जितनी जल्दी हो सके दे दूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।